जय हिंद एवरीवन, प्लीज कंफर्म हमारी आवाज अभी आप लोगों तक पहुंच पा रही है। बताइए, कंफर्म कीजिए हमारी आवाज अभी आप लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज बताएं। दीप्ति, वेलकम। ओके, कांति सिंह वेलकम। ओके, चलिए फिर फटाफट हम इसको शुरू करते हैं। आज दूसरा लैपटॉप भी हमारा सही हो गया है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो सही हो जाएगा। सो वेलकम एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। रॉयल्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो तिब्बत वॉर के बारे में, राइट। अब ये एंग्लो तिब्बत वॉर, चलिए देखते हैं क्या है। और इससे पहले मेरे बारे में, मैं हूं यशवंत सिंह, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश इज माय क्वालिफिकेशन। आई टीच यू हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी सीएससी। आप सभी जानते हैं बिल्कुल, आपको आपके यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 7 to 9 डेली हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, और डेली 10 से लेकर के मिडनाइट, इनफैक्ट 10 PM, ये दोनों PM है, हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। उसके अलावा आप जानते हैं सभी 11:30 से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इन्वायरमेंट, 11:30 AM मॉर्निंग में इन्वायरमेंट, राइट। और जो लोग भी नए हैं, t.me royals_education_यशवंत_सिंह, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे, और कुछ भी आप मुझे मतलब आंसर्स वगैरह लिख के मुझे भेज सकते हैं। और दूसरा, कई लोगों को ये लगता होगा कि मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में ही मैं उनको जवाब देता हूँ। rajpootyashwant@gmail.com जो है, ये मेरा ईमेल आईडी है। एनीवन वांट कि भाई मतलब अपने आंसर्स को डायरेक्टली भेजें तो वहां पे भेज सकते हैं। एंग्लो तिब्बत वॉर। अब देखो, तिब्बत ऐसी जगह है जो आजादी के पहले से और आजादी के बाद से, आजादी के पहले से और आजादी के बाद से काफी ज्यादा, ये जो हमारा तिब्बत है ये बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव जोन रहा है। अगर हम आजादी के पहले की बात करें, वेलकम आयुष, वेलकम दीप्ति, सर्जिकल, प्रणव साहब, वेलकम एवरीवन। तो ये जो तिब्बत है, तिब्बत को देखो, तिब्बत बहुत सेंसिटिव जगह है। और आजादी के पहले से, हमारे देश की आजादी कहो तो जब हमारे देश की आजादी शुरू हुई तब कहते हैं कि तिब्बत की तब से गुलामी शुरू हो गई। अब इसके पीछे क्या रीजन है, तिब्बत पहले क्या था, किसी को इसके बाद की हिस्ट्री पता है? ओके, नहीं पता है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आयुष प्लीज मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखिए। चलिए मैं आपको बताऊंगा, वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए। इस प्लेलिस्ट में जो सबसे पहला वीडियो हमने बनाया है इंडो चाइना, उस इंडो चाइना में बस ये आप चीज चेक कर लो कि जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन हम सब लोग जानते हैं, मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन हेनरी मैकमोहन ने कब ड्रॉ कराई थी? हेनरी मैकमोहन, राइट। प्लीज, कोई बात नहीं सालू, मुझे पता है कि वो क्लास होती है और वो भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरी वाली वीडियो कभी भी आकर के आप देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम, राइट। तो हेनरी मैकमोहन ने यह मैकमोहन लाइन बनाई थी। तो अगर हम तिब्बत को पढ़ें, तिब्बत बहुत छोटे से बारे में, इसके बारे में, हाँ, जब तक हम ये देखें हेनरी मैकमोहन ने यह कब जो है मैकमोहन रेखा ड्रॉ की थी, इसलिए जरूरी है ये जानना, क्योंकि तिब्बत को हम आज के दौर से मिला के पढ़ेंगे। जो आज इंडो चाइना के जो स्ट्रेन्ड रिलेशन हैं उसमें काफी ज्यादा मतलब आप ये भूमिका जो अदा करता है वो तिब्बत भी ये अदा करता है, राइट। एक बार आयुष चेक, मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए इंडो चाइना, कि हेनरी मैकमोहन जो थे वो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मतलब ईस्ट इंडियन गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट
ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसके फॉरेन सेक्रेटरी थे। और ये लाइन कब खींची गई है? 19 बताइए 1914 में कब? 1914 है, 1918 है, कब की है? मैं वेट कर रहा हूं आपका। चलो, तो आज हम तिब्बत के बारे में पढ़ेंगे और तिब्बत के बारे में पढ़ने के बाद से एक रिवीजन हम बंगाल वाला थोड़ा सा कर लेंगे, राइट? और उसके बाद से डेली, चूंकि काफी बड़ा ये रिवीजन है इसलिए हम करते जाएंगे, ठीक है? तिब्बत बहुत छोटा है लेकिन तिब्बत को हम मिला के पढ़ेंगे मुख्यतः मेन चीजों से। चलो हम देखते हैं कि आप तिब्बत को कहें तो तिब्बत के ऊपर चाइना क्लेम करता है, तिब्बत को चाइना क्लेम करता है। और 1949 में 1949 में जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, क्या बना? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। ओके, वेरी गुड। 1914 में हेनरी मैकमोहन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ चाइना, वेरी गुड, ये चीज हमें मिल गई। अब यहां से हम पूरे तिब्बत को ड्रॉ करते हैं, तिब्बत है क्या चीज। तो देखो, बहुत पुराने समय से जो हमारा तिब्बत था, तिब्बत एक तरह से एक फ्री स्टेट था, एक फ्री स्टेट था। लगभग 18th सेंचुरी में तिब्बत जो है, तिब्बत ने चाइना की सुजैनिटी एक्सेप्ट कर ली। सुजैनिटी का मतलब होता है एक बड़ा राजा होगा, एक बड़े राजा के अंदर छोटे छोटे सामंत होंगे, तो उनको हम कहते हैं सुजरेन्स, राइट? तो तिब्बत जो था 18th सेंचुरी के पहले आप पाओगे कि वो एक फ्री टाइप का था। तो इसी तिब्बत ने लगभग 18th सेंचुरी में इस चाइना की सुजैनिटी एक्सेप्ट कर ली, सामंत बन गया, उसको टैक्सेस देने लगा। और ये सुजैनिटी कैसे थी? सिर्फ नाम मात्र की थी, नॉमिनल सुजैनिटी थी, राइट? और ये सुजैनिटी कब तक रही? 1912 तक। 1912 तक ये जो चाइना के अंदर आते थे, चाइना को नाम मात्र का थोड़ा सा टैक्स भेज देते थे, लेकिन और अब तुरंत जहां पे भी क्वेश्चन आएगा तुरंत ही आप लोग मुझसे पूछिएगा सर ये कब हुआ। तो 1912 में हम देखते हैं कि चाइना का जो एम्परर था, चाइना का एम्परर मांचू डायनेस्टी थी वहां पे। ये मांचू डायनेस्टी जो है यह काफी कमजोर हो चली थी। लेटर पीरियड में इस मांचू डायनेस्टी के कमजोर होने की वजह से आप पाओगे कि चाइना में बहुत सारे लोग, जापान, रशिया, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे लोग क्या कर रहे थे भैया? सारे लोग जबरदस्ती चाइना के में जाके फ्री ट्रेड कर रहे थे। वहां की सरकार को एक भी पैसा नहीं, जिसको मन करे वो जाते थे, अपने सामान को बेच देते थे। तो इसको हम कहते हैं चीनी तरबूज का काटा जाना। मतलब थोड़ा सा तरबूज जापान खा लेता था, थोड़ा सा तरबूज इंग्लैंड खा लेता था, थोड़ा सा तरबूज अमेरिका खा लेता था, थोड़ा सा तरबूज रशिया खा लेता था, जिसको मन करता थोड़ा सा तरबूज फ्रांस खा लेता था। मतलब कि एकदम लूट रहे थे लोग चीन को, राइट? क्योंकि मांचू डायनेस्टी थी बहुत ही कमजोर टाइप की, राइट? अब हम देखते हैं कि चाइना में लेटर पीरियड में काफी वहां के लोगों ने इस मांचू डायनेस्टी से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनतें करी। और 1912 में जो है वो मांचू डायनेस्टी जो है ना, वहां पे एम्परर को हटा दिया गया।
एम्परर वॉज रिमूव्ड। जैसे ही यह वहां का एम्परर हटा, ये देखो 1904 तो बाद की, ये तो पहले की बात है। हम आपको ये बाद में दिखाएंगे कि भाई 1904 में क्या हुआ था, बट चीन के बारे में जान लो पहले, इस तिब्बत के बारे में जान लो। तिब्बत के बारे में जानना है तो आपको चीन के बारे में जानना पड़ेगा। तो बहुत शुरुआती समय से तिब्बत के ऊपर किसी के कंट्रोल नहीं था। लगभग 18 सेंचुरी के पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो चाइना के जो एम्परर थे उसके अंदर में तिब्बत वाले जो लोग थे वो नॉमिनल सामंत हो गए, साधारण से सामंत थे। उनके यहां पे टैक्सेस देते थे, अपना फ्री रहते थे। अब ये जो चाइनीज एम्परर था इतना कमजोर था कि 18 सेंचुरी के बाद से यह एकदम से कमजोर हो गया। कई सारे आए, छोटे छोटे लोग दबा देते और अपने हिसाब से सब कुछ, मतलब लूट मार चल रही थी। तो चाइना का तरबूज सब लोग खा रहे थे, अमेरिकन इंग्लिश खा रहे थे, अमेरिकन खा रहे थे, रशियन, और चाइनीज बेचारे जो पहले कभी काफी उन्नत हुआ करते थे, अब आराम से दे यूज टू टेक मारिजुआना ले करके, मारिजुआना मतलब भांग खा करके पड़े रहते थे। ठीक है, उसके अलावा बीड्स, गांजा पी करके, अफीम पी करके पड़े रहते थे। लोग चीन को बांट रहे थे। फिर क्या हुआ, लोगों ने मूवमेंट किया और 1912 में 1912 में चाइनीज एम्परर को हटा दिया गया। मांचू डायनेस्टी जो थी वो खत्म हो गई। जब मांचू डायनेस्टी खत्म हुई उसके बाद से ये तिब्बत जो है 1912 में, मतलब नोबडी केम देयर। 1912 से लेकर के 1949 तक, 1949 तक तिब्बत वाज ऑलमोस्ट फ्री। ठीक है, तिब्बत वाज ऑलमोस्ट फ्री। ऑलमोस्ट फ्री कहने का मतलब है ये थे तो अभी भी चाइना के सुजैनिटी के अंदर ही, चाइना के सुजैनिटी के अंदर ही थे। लेकिन क्या हुआ, अब मेन एम्परर जब खत्म हो गया, कोई देखने पूछने वाला वहां पे नहीं था, तो आराम से इनकी जिंदगी कट रही थी तिब्बत वालों की। दिक्कत तब हुई है जबकि 1949 में, 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है। कौन? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है। और उस समय हम देखते हैं कि लेटर पीरियड में माओ जिडोंग आता है। माओ जिडोंग हम ऐसे कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं माओ त्से तुंग। जो हमारे यहां पे इंडिया में आज जो वामपंथी लोग हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उसमें एक काफी खतरनाक विचारधारा है जिनको हम कहते हैं माओवादी। ये माओवादी इसी माओ त्से तुंग के नाम पे ये माओवादी है। माओवादियों का मानना है, और इनफैक्ट पूरे लेफ्ट की जो विचारधारा है कि समाज में स्ट्रगल चलते रहना चाहिए। जब स्ट्रगल चलेगा तभी जाकर के विकास होगा। तो जब माओ त्से तुंग ने ये सारी चीजें जब शुरू करी थी, तो उसने क्या किया, चीन के अंदर जितने भी बड़े क्लास के लोग हैं, पैसे वाले लोग थे, सबको पकड़ पकड़ के मार दिया गया, जान से मार दिया गया। कहते हैं कि कम से कम 10-12 लाख लोग जो पैसे वाले थे, सबको एकदम गर्दन काट करके फेंक दिया गया था। पैसा है तो मारे जाओगे, पहले से अच्छे घर के हो तो मारे जाओगे। तो माओ त्से तुंग ने भैया ये काम किया, राइट। अब ये काम जो है ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद हुआ है, 1949 के बाद, जब माओ त्से तुंग आया है। अब 1949 में जैसे माओ त्से तुंग आया भैया, तो इसने क्या किया, ही मार्च्ड आर्मी, ही ऑर्डर्ड आर्मी टू मार्च इनटू तिब्बत। ऐसा क्यों किया? देखो, जब होता है ना कि जब कोई नया शासक बैठता है तो कुछ शासक होते हैं
जो जिनको कहा जाता है लीडर्स होते हैं वो कैरिस्मेटिक होते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही था जैसे हिटलर गद्दी पे बैठा और उसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वार्साय की संधि हुई थी उसका सारा का सारा दोष का ठीकरा जो है वो उसने फोड़ दिया। वहां के गवर्नमेंट में थे यहूदी ज्यूस कि इन्हीं लोगों की वजह से हम जर्मनों को इनका मतलब जो है ये वर्साय की जो अपमानपूर्ण संधि है उसको झेलना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ज्यूज वी आर जस्ट इन दिस पेन। और जर्मनी में बड़ा बुरा हाल था। ठीक वैसे ही वो मांचू डायनेस्टी के बाद आप देखेंगे कि जो भी जापान, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका सबको फ्री हैंड मिल जाता है। अब वो क्या करते हैं, जहां मन करता है वहां ट्रेड करते हैं। धीरे धीरे जब ये अंग्रेजों से डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं हमारे चाइनीज, तो जब सरकार बनती है माओ से तुंग की, तो माओ से तुंग क्या था, एक करिस्मेटिक लीडर था। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उसको एक तरीका चाहिए था। लोगों को उसने यह बात समझा दिया कि आज जो हमारे चीन की हालत है वो चीन की बुरी हालत इन कैपिटलिस्ट की वजह से है, ये पूंजीवादियों की वजह से है। ये जो लोग पहले से खानदानी रहे हैं, पैसा रहे हैं। अगर मैं चीन में होता और मेरे नाम में अगर यशवंत सिंह है, तो हो सकता है कि मेरे माँ बाप जो होंगे वो जमींदार रहे होंगे। तो बोला कि अगर ये शुरू से पैसे वाले रहे हैं तो इन्हीं का दोष है, इन्हीं की वजह से चीन की बुरी हालत है। अब साधारण जनता ने क्या किया, खोज खोज के जो पहले से खानदानी लोग थे, पैसे वाले थे, पूंजीवादी थे, उनको खोज खोज के मारना शुरू किया। और इस तरह से हम देखते हैं कई लाख लोग जो है वहां पे मार दिए गए। समझ में आ रहा है? राइट सालू, यू गॉट योर आंसर कि माओ से तुमने ऐसा क्यों किया। चलो, तो वो जब हम कभी इंडियो चाइना रिलेशन पढ़ रहे होंगे तो जानेंगे। अभी हम तिब्बत सेंट्रिक होके चलते हैं। तो शुरुआती दौर से तिब्बत जो था, शुरुआती दौर से व्हाट वी कुड सी दैट तिब्बत वाज द नॉमिनल सुजेनिटी अंडर द चाइना। But in 1912, when the Manchu dynasty, the emperor of the Manchu dynasty was removed, so that time Tibet, nobody went into Tibet to ask that whether you are paying taxes, whether you are under China. Means Tibet was almost free from 1912 to 1949. In between that period, okay, Ayush, why British not annex China for trade? Because China was very big country and the British whatever the trade facilities they were getting it. China को भी उन लोगों ने, चाइना में आप देखते हैं कि सन्यात सेन, when the Sanyat Sen came, then only the China became independent. So it was indirectly because the Britishers were also having the limited resources and China was very vast. So they only took the trade from there. Understood? वहां पे झगड़े करके फिर उसको, रशिया बगल में ही है, रशिया डायरेक्ट आ जाता। राइट? रशिया, जापान, कई सारे वहां पे बड़ी मछलियां थी। They would have come, they would have taken into fight with this British. So that's why they played safe. वो एकदम सेफ खेलते थे। Understood? So from the 1912 to 1949, this तिब्बत गवर्नमेंट वॉज ऑलमोस्ट फ्री थी। कोई चीन का पूछने नहीं जाता था, आराम से वो रहते थे। दिक्कत तब हुई कि 1949 में जब व्हेन माओ से तुंग बिकेम द प्रेसिडेंट प्रीमियर ऑफ दैट प्लेस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसने लोगों का परसिक्यूशन शुरू कराया। तो जो कैपिटलिस्ट थे वो चाइना छोड़ के भाग गए, जान बचा के भाग गए। और उन्होंने अभी का जो ताइवान है वो ताइवान ही पहले चाइना था, तो उन्होंने अपनी जान बचा ली वहां पे। ओके, आई एम कमिंग, हु इज दिस दलाई लामा। मैं आ रहा हूं, उस पे आऊंगा कि ये दलाई लामा कौन है। देन इन 1949 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये मार्च किए। उस समय के पहले तक तिब्बती बिल्कुल फ्री रहे थे। अब तिब्बत के ऊपर किसका राज था? वेरी लॉन्ग टाइम से तिब्बत वॉज एक्चुअली रूल्ड बाई दलाई lamas. And who was this Dalai Lama? They were the religious Buddhist leaders.
ये मानते हैं कि ये बुद्धिस्ट मतलब रिलीजियस बुद्धिस्ट लीडर्स थे, ठीक है। सो नाउ व्हेन दिस पीपल स्टार्टेड कमिंग, चाइनीज की आर्मी जब आ गई, देन पीपल जो वहां पे तिब्बती लोग थे उन्होंने क्या किया कि काफी परेशान हो गए, और परेशान हो गए उसके बाद तिब्बत के लोगों का बहुत ही परसिक्यूशन होने लगा। उस परसिक्यूशन से जब परेशान किया उनको बहुत ही ज्यादा, माओ से तुंग और वहां की आर्मी ने बहुत सारे लोगों को मार डाला। देन 1959 में तिब्बत पीपल रिवोल्टेड, तिब्बत के लोगों ने क्या किया, तिब्बत रिवोल्टेड, वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए। एंड उसके बाद से दलाई लामा, हमारे दलाई लामा और दलाई लामा के साथ लगभग 60,000 तिब्बती जो हैं दे केम इनटू इंडिया। दलाई लामा प्लस 60,000 फॉलोअर्स केम इनटू इंडिया, ठीक है, केम इनटू इंडिया, भारत में बेचारे भाग के आ गए। ओके, ठीक है आयुष, हाँ, धर्मशाला में ही सेटल्ड हो गए। व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन द आर्मी अंडर दिस माओ त्से तुंग, he ordered the army to go into Tibet. This army started putting the pressure on the people. The people of this Tibet revolted in 1959 because these people always thought of that they were the free people, they were not under China. But since this army started coming there, started putting pressure on the people, started beating up the people, लोगों को मारना शुरू कर दिया, then Tibbeti people revolted in 1959. So many of the people were killed, and Dalai Lama with 60,000 followers he came into India. And धर्मशाला में एक जगह है मैक्लॉयडगंज, धर्मशाला का एक सबब है, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो वहां पे जाकर के अब दलाई लामा 1959 से लेकर के वहां पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। कहां से, धर्मशाला में, धर्मशाला जो कि हमारे कहां है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। इसी में एक जगह है, क्या नाम है उसका, मैक्लॉयडगंज, राइट। हाँ, 49 से लेकर के 59 तक इनको बहुत परेशान किया गया। फॉर द 10 years दिस पीपल वर वो चाइनीज का दुख दर्द सहते रहे। तो मैक्लॉयडगंज में वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट है तिब्बत की, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत, वहां से ये चलती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ दलाई लामा। अब ये शुरू से दलाई लामा ही है ना, ये एक दलाई लामा नहीं होते हैं। when this Dalai Lama he starts getting old, so that time what happens, people are sent in many of the villages, they find out कि अभी सेम ये दलाई लामा जिंदा है, तभी इसी दलाई लामा का अवतार दूसरा जन्म लेगा, उसको लाएंगे, उसको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ, बौद्ध धर्म का वो अगला गुरु बन जाएगा एंड ही विल बिकम द नेक्स्ट रूलर। तो ऐसे सारे जो लामा हैं वो वहां पे बहुत शुरुआती दौर से राज करते आ रहे हैं, राइट। ओके, तो आपने यह बात जान लिया, धर्मशाला में मैक्लॉयडगंज में प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाते हैं, और इसी से गुस्सा होके 1959 में ये लोग आए थे,
इसी की वजह से 1961 में चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। चाइना ने भारत में 61 नहीं 62 में 1962 चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। ओके आयुष, वाई नॉट इंडिया सेंड? बिकॉज हमारे इंडिया की एक बहुत पुरानी नीति है जो अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि अतिथि अगर आपके यहां पे आता है तो वो देवता है, चाहे भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो, बट अगर आपके सामने आया तो अतिथि देवता है। उस अतिथि देवो भव की वजह से उस समय नेहरू जी ने इन दलाई लामा को रख लिया था एंड इट वाज गुड। आई अप्रिशिएट दैट थिंग कि कोई अगर कमजोर है, आप मजबूत हो तो रख लेना चाहिए। ठीक है, अतिथि देवो भव, इसकी वजह से उनको रख लिया गया था। राइट? अब देखो, ये तो हो गई भाई पूरी तिब्बत की बात। अब 1912 में जब मांचू डायनेस्टी जो है उसका एम्परर रिमूव हुआ, दिस तिब्बत पीपल स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर फ्री। सो इन 1914 1914 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ हेनरी मैकमहन थे, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी। ये फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं और जाने के बाद से उन्होंने इन तिब्बत वालों के साथ क्या किया? तिब्बत वालों के साथ संधि करी, मतलब कुछ नियम कानून पेपर्स पे साइन किए और इन्होंने बाउंड्री डिसाइड की। और उसी बाउंड्री को हम कहते हैं कि आज वो मैकमहन रेखा है। हेनरी मैकमहन ने 1914 में, और हेनरी मैकमहन कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे। ये गए कहां पे भैया? ये गए तिब्बत में और तिब्बत के लोगों के साथ बोला कि भाई यहां तक ब्रिटिश इंडिया है और उसके आगे तुम्हारा है। राइट? हेनरी मैकमहन 1914 डिसाइडेड बाउंड्री विथ तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ, लामा लोगों के साथ, तिब्बत गवर्नमेंट के साथ। अब चाइना जो है, ये जो मैकमहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच की रेखा मानी जाती है, उसको चाइना नहीं मानता है। वो कहता है कि 1914 में जो गवर्नमेंट ने हेनरी मैकमहन के साथ, जो तिब्बत की जो सरकार थी, उसने ये जो संधि करी और रेखा डिसाइड हुई है, तो तिब्बत तो फ्री ही नहीं था। तिब्बत वॉज नॉट ऑथोराइज टू डू दिस। तिब्बत तो चीन के अंदर था। राइट? तो उनका कहना यह है। अब जब इनका कहना यह है तो अब पूरी रेसिपी बन चुकी है। इसीलिए 1962 में इंडो चाइना वार हुआ और उसी की वजह से चाइनीज कहते हैं कि भाई तिब्बत का हिस्सा बहुत आगे तक था और उन्होंने अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश ले लिया है। राइट? अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से, अरुणाचल प्रदेश नहीं, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश तो थोड़ा दूसरे साइड में हो गया, अक्साई चीन के बहुत बड़े हिस्से को चाइना ने ले रखा है। अक्साई चीन। अब जो भारत हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे याद रखना, तो ये वाला पूरा हिस्सा ये अक्साई चीन है। और ये अक्साई चीन जो है वो चाइना यही कहता है कि मैकमहन की लाइन को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यह जो 1914 में ये गवर्नमेंट ने किया, दलाई लामा लोगों की सरकार ने किया जो हेनरी मैकमहन के साथ, वो लाइन हम नहीं मानते हैं। गुरखा नहीं होते हैं, दीज पीपल आर नॉट गुरखास, दे आर तिब्बतन। ठीक है? तो अक्साई चीन वाले हिस्सा, ये जो कान जो हम दिखाते हैं, ये कान वास्तव में हमारे पास नहीं है, ये चीन के पास है। और आज जितने भी झगड़े हो रहे हैं ये सब इन्हीं सारी जगहों के लिए हो रहे हैं। जो लेह लद्दाख वगैरह में अभी आप झगड़े देख रहे थे, इन्हीं सारी जगहों के वजह से हो रहे हैं। वहां पे हमारी लाइन ऑफ LAC है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चलो ले वाला प्लेस है अक्साई चीन। मैंने वही दिखाया, मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो ये खींचा भारत का ऐसे है ना, ये वाला हिस्सा, तो इसमें ये पूरा हिस्सा हमारे पास है ही नहीं। ये वाला कान जो है ये हमारे पास है ही नहीं, और ये वाला कान भी ये पीओके में चला गया है, राइट। बट वो हमारा है, इसलिए हम अपने मैप में दिखाते हैं। अंडरस्टूड कि तिब्बत क्या है, तिब्बत में क्या कहानी थी। अब चलो तिब्बत को आराम से पढ़ते हैं। तिब्बत के बारे में दिमाग में बैठ गया कि भाई तिब्बत जो था वहां पे शुरू से किसका शासन था? बुद्धिस्ट मॉन्क का शासन था, लामा लोगों का शासन था। एंड दीज लामास दे वर अंडर द सोवेनिटी ऑफ चाइना। और चूंकि ये रिलीजियस गुरु थे इसलिए चाइना इनसे पैसे भी नहीं लेता था। दे वर नॉट इवन पेइंग द टैक्सेस। क्या थे ये? नॉमिनल सोवेनिटी के अंदर थे, नॉमिनल सोवेनिटी के अंदर थे, यानी कि सिर्फ नाम के ये चीन के अंदर थे, क्योंकि चीन इनका रिस्पेक्ट करता था, राइट। नाउ दिस तिब्बत जो है, यह तिब्बत हमारा इतना बड़ा है कि आज जो चाइना है ना, मान लो अगर ये हमारा चाइना हो गया, तो तिब्बत जो है इसका 1/4 है, 1/4 हिस्सा जो है ये हमारा तिब्बत है। ये इतना बड़ा है, और ये पूरा मान लो कि ये चाइना हो गया तो, राइट। चलो, तो अब जो मैं बता रहा हूं कि शुरुआती से यहां पे शासक कौन थे, तो लामा लोग थे। देन तिब्बत वॉज अंडर द सुजेनिटी ऑफ चाइना, बट रशिया इन्फ्लुएंस एंड लासा वॉज इंक्रीजिंग। और आप जस्ट इसके ऊपर से अगर देखोगे तिब्बत की पोजीशन, तो तिब्बत के पोजीशन में नॉर्थ जाओगे तो ऊपर चाइना ही है, लेकिन ईस्ट जाना पड़ेगा आपको, बट वहां से रशिया भी नजदीक है, वहां पे रशिया भी नजदीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि रशियन पीपल जो है वो लाशा, तिब्बत की कैपिटल है, दिस इज द कैपिटल ऑफ द तिब्बत। इस लाशा में धीरे धीरे क्या हो रहा था कि रशियन लोग आ रहे थे। देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ रशियन आर्म्स एंड एमुनिशन कमिंग इनटू तिब्बत। अब देखो, एक अंग्रेजों की एक बहुत मतलब बुरी नीति थी, राइट। रशियन का डर जो था ना, यह एक धोखा था। क्या था? रशियन का डर एक धोखा था। कैसे रशियन का डर धोखा था? अफगानिस्तान को कंट्रोल में लेना था, ठीक है, या चलो होगा भी, लेकिन इस रशिया का नाम ले लेके इन्होंने बहुत लोगों को लूट लिया। अफगानिस्तान रशिया के नाम पे। देन कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? म्यांमार, इनफैक्ट वर्मा लिख लो, वर्मा ये रशिया के नाम पे। अब देखो तिब्बत को ये लेने वाले हैं रशिया के नाम पे, राइट। तो 1904 की बात है, लॉर्ड कर्जन था वहां पे, लॉर्ड कर्जन। दिस कर्जन को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी कर्जन ने बंगाल डिवाइड कराया था, बंगाल का डिवीजन कराया था इसी कर्जन ने, राइट। हाँ, बर्मा फ्रांस है, ऑफ कोर्स फ्रांस है, बट फ्रांस के साथ ये कहते थे कि ऊपर से रशिया भी आएगा, रशिया भी आएगा, राइट। बर्मा को बोलते थे कि फ्रांस से भी ये दोस्ती कर रहे हैं, और स्पेशली कहां पे? वियतनाम वाले हिस्सों में रशिया और फ्रांस के साथ मिलकर के वो वहां पे बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, तो हम जानते हैं कि यही कर्जन जो है ये 1905 में इसने क्या कराया था? बंगाल डिवीजन, बंगाल को बंटवाया था, ठीक है। यही कर्जन जो है इसके पास खबर मिलती है
कि भाई तिब्बत में ना जो रशियन है, दे आर ब्रिंगिंग आर्म्स, दे आर ब्रिंगिंग एमुनिशन। अब इनको अंग्रेजों को एक बहाना चाहिए, अटैक करने के लिए कहीं पे बहाना चाहिए। फिर से बहाना हमारा क्या हो गया? हमारा रशिया बहाना हो गया, राइट। देन द कर्जन फेल्ट अलार्म्ड, कर्जन जो थे वो डर गया कि भाई हो सकता है, हाँ 1905 के बाद से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो जाता है। वेरी गुड प्रणव। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि कर्जन डर जाता है कि रशिया जो है ऊपर आर्म्स एंड एमुनिशन पहुंचा रहा है तिब्बत में, एक दिन धीरे से क्या होगा, रशियन आ जाएंगे एंड फ्रॉम द टॉप द रशिया विल अटैक ओवर इंडिया। इसलिए जो कर्जन होता है वो गोरखा कंटिंजेंट को भेजता है। गोरखा हमने जाना था 1816 में। 1816 में कौन सी हुई थी? सुगौली की संधि। 1816 है, राइट। सुगौली ट्रीटी या फिर ट्रीटी ऑफ सुगौली, जहां पे नेपाली जो थे, ये नेपाली हार गए थे किनसे? ब्रिटिशर्स से, जो हमने एंग्लो नेपाल देखा था। तो इट वॉज इन 1816। उसी समय से हुआ कि भाई गोरखा जो है वो ब्रिटिश हस्बैंड के साथ स्पेशल मिशन पे तिब्बत के पास जाओ और तिब्बत से एग्रीमेंट करो कि वहां पे रशियन लोग ना आए। ओ दीप्ति अब मुंह से निकल गया बोलते समय, राइट। सो तिब्बत टू ऑब्लाइज द तिब्बत टू कम टू एन एग्रीमेंट। अब ये जो यंग हस्बैंड है, कैप्टन यंग हस्बैंड, वो जाते हैं। However, the Tibet government refused to negotiate and offered non-violent resistance. अब तिब्बत गवर्नमेंट के पास जब ये ब्रिटिश जाते हैं और ब्रिटिशों का बस बहाना होता है, लॉर्ड कर्जन का यंग हस्बैंड जो जाता है गोरखा सोल्जर्स को लेकर के, और ध्यान रखो गोरखा ही सोल्जर्स क्यों? क्योंकि ये जो हमारे गोरखा हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड इन माउंटेन वॉरफेयर। राइट, ठीक है। तो ये गोरखा जो है बहुत ही अच्छे होते हैं माउंटेन वॉरफेयर में। अब ध्यान दो कि यंग हस्बैंड अगर कंटिंजेंट को लेके आता है, गोरखा लोगों को लेकर के आता है, तो वो सिर्फ और इसलिए लेकर के आता है कि उसको यह बात पता होती है, इसको यह बात अच्छी तरीके से पता होती है। क्या बात पता होती है? कि गोरखा जो होंगे अगर वहां पे युद्ध होता है तो बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे। अब जो तिब्बत की जो सरकार होती है, सरकार कौन? यही हमारे दलाई लामा जो लोग होते हैं, लामा लोग जो होते हैं। तो इसमें दलाई लामा कई सारे हैं, जैसे एक दलाई लामा बूढ़ा होने वाला, दूसरा दलाई लामा तैयार है। तो ये जो दलाई लामा लोग हैं, ये दलाई लामा ये मना कर देते हैं, इनकी जो गवर्नमेंट होती है वो मना कर देती है कि भाई हमें ब्रिटिशों के साथ किसी भी प्रकार की बातें नहीं करनी है। और उसके बाद से या जब चूंकि आप कहीं पे भी फौज लेके जाएंगे तो फौज का जवाब तो फौज ही होती है। लाइक जैसे मेरा अभी देख लो, मेरे कहने का मतलब है कि आई एम वेरी गुड पर्सन, राइट। तो मैं आपसे कितने अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें लोगों को समझाता हूं, बट इफ समबडी स्टार्ट्स टॉकिंग गिविंग एक्सक्यूजेस, तो आप क्या करोगे? उल्टे का जवाब उल्टा ही होगा। तो यंग जब वहां पे सेना लेकर के गोरखाओं को लेकर के जाएंगे और तब उनको मतलब नेगोशिएट करने के लिए बोलेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा? वो लड़ेगा ही। हाँ नहीं आपने, हाँ बिल्कुल, ये जो गोरखा है ये गोरखा आर्मी लेके जाता है, बट जो तिब्बत के लोग हैं ना, तिब्बत के लोग ये गोरखा नहीं है, तिब्बत है, दे आर नॉट गोरखास। ये जो हमारे तिब्बत के लोग हैं ये हमारे गोरखा नहीं है। अंडरस्टूड प्रणव साहब? ये जो आर्मी लेके जाता है, ब्रिटिश आर्मी जो होती है, ये गोरखा होती है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
तो ब्रिटिश आर्मी जो होती है उसमें गोरखा सोल्जर्स जाते हैं कर्नल यंग हस्बैंड के साथ, एंड दे आर वेरी गुड इन माउंटेन वारफेयर। हु इज दिस? सो दे आर वेरी गुड इन माउंटेन वारफेयर, वो बहुत ही अच्छे होते हैं माउंटेन वारफेयर में। जब ये जाते हैं समझाने के लिए तो उस समय तुरंत ही मना कर देते हैं तिब्बती गवर्नमेंट कि भाई ऐसे है। उसके तुरंत ही बाद एज अ रिजल्ट कर्नल यंग हस्बैंड मार्च टुवर्ड्स लासा इन अगस्त 1904। उसके बाद कर्नल यंग हस्बैंड पूरी सेना को लेकर के तिब्बत में घुस जाता है, और घुसने के बाद से क्या करता है? अटैक कर देता है। वहां पे हमारे जो तिब्बती हैं, दे फाउट वेरी ब्रेवली, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, बट दे वर ऑलमोस्ट अनआर्म्ड। But they were almost unarmed. उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता है। लाठी डंडों से लड़ेंगे, ये सेना है बंदूकों वाली, कहां तक रुकेंगे? तो धीरे धीरे ये लड़ाई चलती है, बहुत सारे तिब्बती मारे जाते हैं, और जो यंग हस्बैंड के साथ जो गोरखाओं की सेना है वो पहुंच जाती है लहासा तक। अब लहासा तक पहुंचती है, दलाई लामा फ्लेड, दलाई लामा हमारे भाग जाते हैं। Then British has imposed the Treaty of Lhasa on तिब्बत, और यहीं पे ब्रिटिश इस तिब्बत के ऊपर लासा की संधि कर लेते हैं। लासा की संधि हो जाती है। अब देखो ये लासा की संधि में क्या क्या होता है। आर्मी लेकर के कौन गया? आर्मी लेकर के ब्रिटिश गए। आर्मी लेकर के कौन गया? यंग हस्बैंड जो था ये आर्मी लेकर के गया, कैप्टन था, ही वॉज कैप्टन। प्लस इसके साथ कौन गए? गोरखा सोल्जर्स गए। अब ये बताइए, जस्ट थिंक ऑफ द मोरालिटी, या एथिकली सोचो कि युद्ध थोपा आपने, यू स्टार्टेड द वॉर। तिब्बत लोग पूछने गए थे, ब्रिटिशर से पूछने गए थे, तिब्बत वाले पूछने नहीं गए थे। सो तिब्बत वुड पे एन इंडेमिनिटी ऑफ ₹5 लाख। हुआ कि ये जो तिब्बत के लोग हैं ये 75 लाख रुपीस युद्ध का खर्चा देंगे। अब बताओ, आर्मी लेकर के खुद गए थे युद्ध करने, आप खुद गए थे, उनके यहां पे युद्ध करने गए थे, और वो लोग अनार्म्ड थे, और आप कह रहे हो कि आपको जो है वार इंडेमनिटी चाहिए, वार में जो आपको नुकसान हुआ उसका खर्चा चाहिए। तो उसके लिए इनके ऊपर लगा दिया कि प्रति ईयर पर साल 75 लाख रुपए देंगे आप तिब्बत वाले लोग, राइट, एज अ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। और कहा कि जब तक यह पेमेंट नहीं देते हो, मान लो कल के दिन आप मना कर दो, तो आप कल के दिन अगर मना कर दोगे, सो द इंडियन गवर्नमेंट वुड ऑक्यूपाइड द चुंबी वैली, तो भारत सरकार चुंबी की वैली ले लेगी। अब यह चुंबी की वैली, अभी हमने देखा था चुंबी की वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। गुड इवनिंग कश्यप, राइट, चुंबी की वैली जो थी वो बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट थी। किस लिए ये इंपॉर्टेंट थी? अभी जो अभी गलवान वैली हुई थी, और इस गलवान वैली के पहले जो आपको कब 16 में हुआ था क्या? Was it in 2016 और 17? जहां पे हमारे सोल्जर्स ने चाइनीज को पहली बार रोका था, वहीं पे चुंबी वैली है, जहां पे भूटान में ये लोग रोड बना रहे थे। तो वो चुंबी की वैली जो है, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चुंबी की घाटी, ठीक है, भूटान और सिक्किम के बीच थी। और जो है हमारा चाइना वहां पे रोड बना रहा था भूटान में, पहले वाले में, तो उस समय क्या हुआ कि रोक दिया था, हमारे सोल्जर्स ने कई बार रोका था उनको। गलवान तो अभी अभी हुआ है। तो हुआ क्या कि ये चुंबी की वैली जो होगी, ब्रिटिशर्स ने उनसे ले ली, कितने सालों के लिए? फॉर 70 ईयर्स। ऑफ कोर्स
75 ईयर्स, और तब से चुंबी की वैली वो हमारे पास है। सो इट इज अ टेरिटरी बिटवीन भूटान एंड सिक्किम। और यह भी बात हुआ कि तिब्बत वुड रिस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम। अब देखो सिक्किम जो है, सिक्किम वॉज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। सिक्किम जो था ये इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट था। सिक्किम ज्वाइंट इंडिया इन 1975। भारत के आजाद होने के बाद भी सिक्किम हमारे देश में नहीं आया था। सिक्किम ज्वाइंट, सिक्किम जो है इसने ज्वाइन किया था इंडिया को 1975 में, 1975 में। तो उस समय अंग्रेजों ने सिक्किम के पक्ष में कहा था कि भाई आप जो है कि डायरेक्टली जो है आप सिक्किम के ऊपर नहीं अटैक करोगे, कभी भी आप सिक्किम को नहीं छेड़ोगे। तो ये ट्रीटी हुई थी। ओके, ट्रेड मार्ट्स वुड बी ओपन एट यातुंग, नास्टे एंड गारटोक। अब अंग्रेजों को मुख्य क्या चाहिए था? तिब्बत का मार्केट चाहिए था। तो यातुंग, यानसे और गारटोक में क्या हुआ? ट्रेड मार्ट्स खोल दिए गए। तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन फॉर रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ एटसेट्रा टू एनी फॉरेन स्टेट, बट विल गिव ग्रेट ब्रिटेन सम कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स ऑफ तिब्बत। यह भी बात हुआ था कि तिब्बत के अंदर मान लो कि अगर फ्रांस आता है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 35 एंड 36 सिक्किम को इंडिया में ज्वाइन कराया था। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप यहां पे लिख लो, अमेंडमेंट एक्ट 35 एंड 36, 35 और 36 1975 में हम देखते हैं कि यह सिक्किम ने ज्वाइन किया था इंडिया को, राइट आयुष? फिर हुआ कि जो यातुंग और गांसे और गाटोक वाला जो हिस्सा है वो पूरे में वहां पे ब्रिटिश व्यापार की मंडियां खोली जाएंगी जहां पे ब्रिटिश ट्रेड करेंगे। तिब्बत के अंदर रेलवे के माध्यम से, रोड के माध्यम से, टेलीग्राफ के माध्यम से कोई भी दूसरे लोग नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ वहां पे ग्रेट ब्रिटेन ही वहां पे रेलवे, रोड, टेलीग्राम या किसी भी मतलब दूसरे विदेशी वहां पे नहीं आएंगे। ठीक है? और अब देखो यहां पे कुछ फॉरेन अफेयर्स, सम कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स ऑफ तिब्बत। और तिब्बत की जो फॉरेन अफेयर्स थी कि किससे रिलेशन रखना है, किससे नहीं रखना है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं, लेकिन कुछ कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होगा। तो यहां पे हमारे तिब्बती हार गए। अब तिब्बती जब हार गए तो याद रखना कि इसको डायरेक्टली मिलाया नहीं अंग्रेजों ने। क्यों नहीं मिलाया? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस कि अगर तिब्बत को चाहते तो वो एनेक्स कर लेते, लेकिन नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? वाई नॉट? बिकॉज इसको एक बफर स्टेट बना के रखा कि अगर ऊपर से रूस आक्रमण करता है तो तिब्बती लोग समझें, राइट? तब तक हम नीचे तैयार हो जाएंगे। सो इट वॉज अ टाइप ऑफ बफर स्टेट, राइट? इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब चलो, हमने आज पूरा का पूरा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया खत्म हो गया अभी। अब हम हर एक क्लास में, अब हम इसके आगे शुरू कर देंगे, लेकिन हर एक क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको परमानेंट करने के लिए दिमाग में बैठाए रखेंगे, राइट एवरीवन? तो आप चलिए आज हम बंगाल को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? बंगाल और बक्सर को, बंगाल और, हाँ, बंगाल को ही मतलब अच्छी तरीके से हम रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, बिकॉज रशियन का उनको डर था। चलिए, एवरीबडी रेडी? बंगाल रिवाइज करें। देखो, बंगाल 1757 1757 से लेकर के 1771 के बीच का जो पीरियड है उसमें बंगाल के ऊपर कंट्रोल किया गया। आप देखते हो कि 1756 में यह जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला कंपनी के फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक कर देता है। सिराजुद्दौला
और उसके बाद वहां से फोर्ट विलियम पे अटैक करके 146 लोगों को कैप्चर कर लेता है, उनको ले आकर के एक रूम में बंद कर देता है। कई सारे मर जाते हैं। मॉर्निंग में जब दरवाजा खोला तो सिर्फ 26 बचे थे। और उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव आने के बाद से इस सिराजुद्दौला के वजीर मीर जाफर को अपने पास मिला लेता है, मीर जाफर। और सिराजुद्दौला और इंग्लिश आमने सामने होते हैं और उसमें मीर जाफर सेना को बता देता है कि भाई अटैक नहीं करना है। इस मीर जाफर के अलावा एक और जो था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, वो भी सेनापति था, वो भी जो है वो भी धोखा देता है। उसके बाद से यहां से ये कह देते हैं सिराजुद्दौला को कि तुम भाग जाओ। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। वेरी गुड, राइट। तो वहां पे सिराजुद्दौला भागता है, फिर उसको पकड़ लिया जाता है और उस युद्ध में बैटल ऑफ पलासी 1757 में विक्ट्री होती है ब्रिटिशर्स की। गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव, राइट। अब जब ये मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया, मीर जाफर को, ठीक है, मीर जाफर को जब गद्दी पे बिठा दिया तो अब मीर जाफर भी है, इसके ऊपर इतना टैक्सेस लगा देते हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते थे। वेरी गुड। तो अब जो है मीर जाफर परेशान हो जाता है और ये मीर जाफर जो है ये डच के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है। तो यहां पे बिटवीन सिराज इसको काट देना। ये सिराज नहीं था, यह कौन था? यह था भैया हमारा मीर जाफर। मीर जाफर। अब मीर जाफर जो है इसको डचों का समर्थन मिलता है और यहां पे मीर जाफर, डच एक साइड में, अंग्रेज एक साइड में, और चिंसुरा की लड़ाई होती है 1759 में। फिर से विक्ट्री होती है ब्रिटिश की और गवर्नर होता है हमारा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बीच में वंशी टार्ट आ जाता है। हाँ, मीर जाफर है, तो इसलिए आप दोनों लोग सभी लोग सिराज को यहां से काट देंगे। देन वी सी, फिर देखते हैं कि उसके बाद सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। सिराजुद्दौला मीर जाफर को वहां से गद्दी पर से हटा दिया जाता है। मीर जाफर को हटा दिया जाता है और मीर जाफर को हटाने के बाद से गद्दी पे बैठा देते हैं किसको? मीर जाफर का दामाद मीर कासिम को। अब यह जब मीर कासिम गद्दी पे बैठता है तो बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है कि अब अपने कैपिटल को, जो पहली जगह थी, वहां से शिफ्ट करके बिहार वाले हिस्से में ले जाता है। किस जगह पे? मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल एज पपेट रूलर। पपेट रूलर वो था, बट ही वॉज वेरी पावरफुल एंड ही वॉज वेरी एबल। और यह जो मीर कासिम है वो क्या करता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों के विरोध में जाने लगता है। और उसके बाद से बंगाल के अंदर से जो आपने देखा था कि उनको फ्री ट्रेड दिया गया था, तो यही मीर कासिम उस ट्रेड को सबके लिए फ्री कर देता है, सबके लिए। जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ फ्री ट्रेड का अधिकार मिला था। हाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल को ले जाता है। वेरी गुड, मुंगेर बिहार में। और यही कश्यप यह जब मुंगेर लेके जाता है तो वहां पे ब्रिटिशों जैसा हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाता है। मुंगेर में ब्रिटिशों जैसा हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाता है। और आज आप पाते हैं कि कई सारे लोग जो बिहार के हैं और जब किसी अवैध हथियार की बात करते हैं कि भाई कहाँ का ये, मतलब नहीं झूठ मूठ का बनाया हुआ, कहीं पे देसी पिस्टल, देसी रिवाल्वर, देसी कट्टे, वो सब मुंगेर में, राइट। मुंगेर के बारे में यह बात कही जाती है। मुंगेर के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि 47 दे दो तो लोग 47 की कॉपी बना देंगे। यह सब मीर कासिम की वजह से है, क्योंकि मीर कासिम ने वहां पे शिफ्ट कर दिया था, राइट। फिर हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब यह जो मीर कासिम के ऊपर जब अंग्रेज दबाव डालते हैं तो मीर कासिम पहले उनसे लड़ता है, हारता है, फिर वहां से छोड़ करके अवध भाग जाता है। तो वहां पे सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है,
और वो मीर कासिम, शाह आलम टू, जो कि फ्यूजिटिव एम्परर थे मुगल्स के, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। उनमें अंग्रेजों की जीत होती है। रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर होता है उस समय, और उसके बाद से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। क्योंकि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, इट वाज साइन बिटवीन इंग्लिश एंड नवाब ऑफ अवध, अंग्रेजों के बीच में और अवध के नवाब के बीच में यह ट्रीटी साइन होती है, और अवध को इसमें बफर स्टेट बना दिया जाता है। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो साइन होती है 1765 में, यह कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच साइन होती है। इसमें एक फरमान दिया जाता है शाह आलम टू के द्वारा कंपनी को 12 अगस्त 1765 से, जिससे कि दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू यह दे दी जाती है किसको? अंग्रेजों को, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। हाँ, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। और फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में नवाब ऑफ अवध के बीच में होती है, जहां पे अवध में एक रीजेंट रहना था और अवध को बफर स्टेट ये बना जाना था। अब जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, उसमें मुगल एम्परर शाह आलम टू को जगह दे देते हैं रहने को, और उनसे साइन करा के ले लेते हैं कि अब बंगाल के दीवान हम हैं, और बंगाल के दीवान हम हैं। उसके बाद से क्या, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेज दीवानी राइट्स ले लेते हैं, मतलब कि पेपर में लेंगे लिख के। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। हाँ, और उसके बाद से यहां पे 12 अगस्त 1765 को एक फरमान जारी किया गया, जिसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी को दे दिया गया। अब ठीक है, ये कंपनी को दे दिया गया, राइट। अब ये जो अधिकार मिला, उसके बाद से हमें क्या देखने को मिला? बंगाल 1757, 1771। अब जैसे ही 1771 तक, इनफैक्ट 1772 में जब आता है हमारा हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वो वहां से डुअल गवर्नमेंट हटा देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1765 से लेकर के और 1772 तक, राइट, 1772 आप कह लीजिए, 72 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नेंस ऑफ बंगाल दो हिस्से होते हैं, निजामत और दीवानी, राइट। निजामत के अंदर होता है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। निजामत का मतलब डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उसके अलावा जुडिशियरी, ये भी लिख लेना, जुडिशियरी, उसके अलावा पुलिस, ये सारी जो चीजें होती हैं अंग्रेजों के हाथ में होती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो मीर जाफर का जो बेटा है, मीर जाफर, उसका एकदम मतलब छोटा सा बच्चा है, माइनर सन, इसको गद्दी पे बिठाते हैं और इसको झूठ मूठ का बंगाल का नवाब बना देते हैं, और इसको नवाब बना के दो लोगों को उप दीवान बना देते हैं। एक दीवान जो है वो बिहार का बना देते हैं, उप दीवान बिहार का, और एक को बना देते हैं बंगाल का। बिहार का जो दीवान है वो है राजा शिताब रॉय, राजा शिताब राय। बंगाल का दीवान किसको बनाया जाता है बताइए? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बंगाल का दीवान किसको बनाते हैं? मोहम्मद रेजा खान, एग्जैक्टली, मोहम्मद रेजा खान। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, ये सब कई सारे, बंगाल पीसीएस में, यूपीएससी में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो मोहम्मद रेजा खान जो होता है वो, इसको उप दीवान बनाया जाता है बंगाल का, और बिहार का राजा सिताब राय को। दीवानी फंक्शन अंग्रेज बीपीएससी 2018 में पूछा गया, वेरी गुड। दीवानी फंक्शन हम देखते हैं, दीवानी फंक्शन जिसमें कि राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार हैं। ठीक है, ये अपने पास, अंग्रेज अपने पास रखते हैं, इंग्लिश के पास रहता है। और ये सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो उस समय इस बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और वहां पे क्या होता है, वहां पे
अकाल पड़ता है, फेमाइन पड़ता है, बहुत बुरा अकाल पड़ता है। बिहार में बहुत सारे लोग, बंगाल में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वैसे अकाल जो पड़ा था, वो अकाल तो पड़ा था, मतलब ठीक है, वो तो नेचुरल घटना है, लेकिन अगर लोगों के पास पैसा रहा होता तो शायद लोग जिंदा होते। हाँ, बहुत बुरी फेमाइन, बहुत सूखा अकाल पड़ता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उधर से वारन हेस्टिंग्स आता है, और वारन हेस्टिंग्स जो है ये इसको हटा देता है, जो डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नेंस जो होती है उसको हटा देता है। तो शुरू किया था इसको रॉबर्ट क्लाइव ने, हटाता है इसको वारन हेस्टिंग्स। तो ये बंगाल खत्म हो गया। तो कल से हम जो भी एंशिएंट पढ़ेंगे, एक जो है, अब आज हमने बंगाल पढ़ लिया, कल हम इसमें अवध डाल देंगे, फिर मैसूर डाल देंगे, राइट। तो इस तरह से एग्जैक्टली क्लाइव सुसाइड, वेरी गुड। तो इस तरह से हम पढ़ते चलेंगे। आई होप कि यह क्लास आपको अच्छी लगी है, एंड आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, राइट, क्योंकि आप लोग फील कर रहे होंगे ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन था, जबकि आई एम पेइंग हिम, आई एम सेइंग यू कम एंड जस्ट बी अश्योर्ड, मुझे दिखाओ, सही करो, बट वो लोग नहीं समझ रहे हैं, राइट। हाँ, तो एक कहावत है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। यानी कि आप लोगों को तभी क्षमा कर सकते हैं जब आप काट सकते हैं। तो जस्ट शो देम पीपल दैट व्हाट मतलब उनको क्या चाहिए, टाइम टू टाइम उनको देते रहना चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। सो हाँ, थोड़ा सा बहुत था, ओके, चलिए। तो डेली फिर 10 PM की क्लास में हम लोग एक साथ फिर से पढ़ेंगे, और वहां पे जो कल क्लास इन्हीं लोगों की वजह से जो क्लास छूट गई थी, पांड्या के बारे में, चोलों के बारे में और चेर के बारे में, ये 10 PM की क्लास में हम पढ़ते हैं। एंड लेट अस सी कि हाँ, टुडेज क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, अभी एक्चुअली मैंने प्रिपेयर नहीं किया, राइट। हाँ, मैं उसमें था, मतलब थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन खराब हो गया। हाँ, क्वेश्चंस जो है वो मैं अभी 10 PM की क्लास में दोनों जगह में से क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा। 1869 में मैंने क्या लिखा था, एक मिनट, 1869 कब लिखा था, मुझे पीछे आने दीजिए, देखता हूं मैं 1869 हमने कहां लिख दिया। 1959 लिखा था। 1959 में तिब्बत के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था चाइना के लोगों के साथ, राइट। ओके, तो 10 PM की क्लास में सभी मिलते हैं। और प्लीज जो लोग भी नए हैं इस रॉयल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गांधी जी बोर्न हुए थे। तब तक के लिए थैंक्स। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड जय हिंद, जय हिंद।